सड़कें उन ऑर्डिनरी लोगों से भरी हुई थी जो कल्टीवेटर बनना चाहते थे। मैं हर दिन बिल्कुल टाइम पर आता था और लाइन में खड़ा होता था, लेकिन हर बार जब मेरी बारी आने ही वाली होती मैं साइड हो जाता और अपनी जगह छोड़ देता। ऑर्डर मेंटेन करने वाला इमॉर्टल आखिर नोटिस कर ही लेता है। वो कंफ्यूज्ड होकर मुझे देखता है। हे, मैंने तुम्हें लगातार 3 दिन से यहाँ देखा है, वो कहता है, लेकिन हर बार जब तुम्हारी बारी आने वाली होती है तुम चले जाते हो। क्या बात है? मैं छुपा नहीं पाता। मेरे ग्रैंडपा घर पर बीमार है, मैं कहता हूँ। मुझे हर कुछ घंटे में उन्हें साइड बदलनी पड़ती है ताकि उनके बॉडी पर सोर्स न हो जाए। मुझे डर लगता है कि अगर मैं देर से घर पहुंचा तो उन्हें दर्द होगा। इमॉर्टल मेरी बात ध्यान से सुनता है, फिर धीरे से सर हिला देता है। उसकी आंखों में एक नरमी आ जाती है। वो हर का सा मुस्कुराता है। समझ गया, वो कहता है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो मैं अभी तुम्हारा टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी स्कैटर्ड लग रही है, इससे थोड़ा दर्द हो सकता है। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन वो खुशी उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती है। ऑफर के लिए शुक्रिया, मैं कहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि एक बार स्पिरिट रूट कंफर्म हो जाए तो सीधा सेक्ट ले जाते हैं। शायद सालों तक घर वापस ना आ सकूं। मैं सर झुका लेता हूँ और कुछ नहीं कहता। फिर मुड़कर घर की तरफ चल पड़ता हूँ। क्या मैं इमॉर्टल की तरह आसमान में उड़ना चाहता हूँ? बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे ग्रैंडपा याद आते हैं जो उस बिस्तर पर पड़े हैं और इस दुनिया में उनके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। लाइन में खड़ा हर एक सेकंड मुझे उनके साथ धोखा जैसा लगता है, इसलिए मैं वापस आ जाता हूँ। घर पहुंचते ही मैं आदत के मुताबिक ग्रैंडपा को साइड बदलता हूँ, फिर बाउल उठाकर ध्यान से उन्हें पिलाता हूँ। ग्लुक ग्लुक। जब वो पी लेते हैं तो एक लंबी संतुष्ट सांस छोड़ते हैं। मैं धीरे से उन्हें दोबारा बिस्तर पर लेटा देता हूँ। फिर वो बोलते हैं, मेरे अच्छे बेटे। उन्होंने किस तरह का स्पिरिट रूट बताया? उनकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, शायद इसलिए क्योंकि वो मुझ पर प्रेशर नहीं डालना चाहते थे। इसलिए मैं झूठ बोल देता हूँ, एक ऐसा झूठ जो सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ताकि उनके पास रह सकूं। ग्रैंडपा, इमॉर्टल ने कहा, मेरे पास कोई स्पिरिट रूट नहीं है। एक पल में उनका चेहरा बदल जाता है, फिर वो जोर से गरजते हैं, बेवकूफ लड़के, मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने तुम्हें पाया था मैंने अपनी बची हुई आखिरी स्पिरिचुअल पावर से तुम्हारे बॉडी को स्कैन किया था। तुम्हारे पास स्पिरिट रूट है, मुझे पता है। उनका ये गुस्सा उनका राज खोल देता है। पता चलता है कि ग्रैंडपा कभी खुद भी कल्टीवेटर थे। उन्होंने सेक्ट की एक फॉरबिडन टेक्निक चुपके से सीख ली थी। पकड़े गए, उनकी कल्टीवेशन छीन ली गई और उन्हें भागना पड़ा। वो भागते भागते अज्योर क्लाउड माउंटेन्स तक आ गए जहां उन्हें मैं मिला। तब मैं सिर्फ एक बेबी था। इन सालों में उनकी इंजरीज और भी खराब होती गई। उनका बॉडी धीरे धीरे टूटने लगा। वो आज तक सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि मैं रोज जंगल से वाइल्ड हर्ब्स लाता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। अब गुस्से की वजह से उन्हें जोर की खांसी शुरू हो जाती है। उनका चेहरा बैंगनी पड़ने लगता है। ग्रैंडपा, मैं तुरंत उनके पास दौड़ता हूँ और उनकी पीठ थपथपाता हूँ जब तक खांसी शांत नहीं हो जाती। जब वो आखिर सांस संभालते हैं तो मुझे घूर कर देखते हैं। तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाया? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ, फिर सच बता देता हूँ। अगर उन्हें मेरा स्पिरिट रूट मिल गया तो वो मुझे सेक्ट ले जाएंगे। फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? मेरी आंखें बिल्कुल मजबूत और यकीन से भरी थी। इमॉर्टलिटी का वो मौका, मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ग्रैंडपा नाक से आवाज निकालते हैं और मुंह फेर लेते हैं। हम दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे एक दूसरे के सामने जिद पकड़कर बैठे हों। कमरा बिल्कुल शांत था। आखिर ग्रैंडपा ही पहले बोलते हैं। उनकी आवाज थकी हुई थी। ज़ेन, जाओ डिनर बना दो। ठीक है। मैं तुरंत उठ खड़ा होता हूँ और अपनी टोकरी में रखे वाइल्ड हर्ब्स धोने लगता हूँ। मुझे हर्ब्स के साथ उलझा देखकर ग्रैंडपा का सब्र टूट जाता है। ज़ेन, मेरे इस बॉडी को कुछ असली खाना चाहिए। वो जेड फेदर हेन को मार दो। मेरे हाथ वहीं रुक जाते हैं। उस हेन को लेने के लिए हमने महीनों तक बचत की थी। प्लान ये था कि वो एग्स देगी और हमारा विंटर निकल जाएगा। अगर अभी उसे खा लिया तो ठंड में कैसे गुजारा होगा? अगर हम उसे खा लें तो क्या आप सच में ठीक हो जाएंगे? मैं अपनी आखिरी उम्मीद पकड़कर पूछता हूँ। ग्रैंडपा बिना एक सेकंड सोचे सर हिला देते हैं। तो फिर मैं भी नहीं हिचकिचाता। एक ही क्लीन मोशन, ब्लेड तेज और सीधा नीचे गिरता है। वो छोटी सी जेड फेदर हेन वहीं खत्म हो जाती है। उस शाम में चिकन और वाइल्ड हर्ब्स का एक बड़ा सा ब्रॉथ बनाता हूँ। मैं चिकन का हर नर्म टुकड़ा अलग करके ग्रैंडपा को धीरे धीरे एक एक बाइट खिलाता हूँ। जब उनका पेट भर गया मैं बचा हुआ चिकन निकालकर एक बोल में रख देता हूँ, कल के लिए बचाकर। अपने लिए मैं सिर्फ पॉट के तले से थोड़ा सा पतला ब्रॉथ और हर्ब्स के बचे हुए टुकड़े निकालता हूँ। ग्रैंडपा ये सब चुपचाप देखते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं। उनकी आवाज खतरनाक तरीके से शांत थी। ज़ेन, बचा हुआ चिकन तुम खा लो। नहीं, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचता। अगर मैं खा लूंगा तो आपकी रिकवरी का क्या होगा? ग्रैंडपा हल्की सी भारी और खुरदुरी हंसी हंसते हैं। सुनो, मैंने अभी तुमसे झूठ बोला था। मेरी ये बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है और मुझे महसूस हो रहा है मेरा वक्त खत्म होने वाला है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो फिर बोलते हैं। ज़ेन, मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। उस हैन के बिना तुम ये विंटर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें 9 हेवन सेक्ट जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं उन पर चिल्लाता हूँ। मैं यही रहूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। मेरे छोटे से चेहरे पर एक ऐसी जिद थी जो किसी बच्चे में नहीं होनी चाहिए। बेवकूफ लड़के। ग्रैंडपा गहरी सांस लेते हैं। मेरा वक्त आ गया है। मेरी शर्ट उतारने में मदद करो। मैं उनकी बात मानता हूँ और उनके पुराने कपड़े एक एक लेयर करके उतारने लगता हूँ। उनके सीने पर कपड़े की पट्टियों से कसकर बंधी हुई एक मोटी किताब थी। इसे ले लो। मैं उसे खोलकर बाहर निकालता हूँ। जैसे ही मैं किताब खोलता हूँ उसका हर पेज बिल्कुल खाली था। एक भी शब्द नहीं। कवर जेड का बना हुआ था। न कोई टाइटल न कोई निशान। ग्रैंडपा, ये क्या है? वो धीरे से कहते हैं। ये वही चीज है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काफी देर तक चुप रहने के बाद वो भारी आवाज में बोलते हैं। इसे हमेशा छुपा कर रखना। किसी को भी इसके बारे में पता मत चलने देना। इतना कहकर उन्हें फिर जोर की खांसी आती है। इस बार पहले से भी बुरी। जब खांसी रुकती है उनकी आंखों का फोकस धीरे धीरे खोने लगता है। उनकी आवाज भी धीमी पड़ जाती है। ग्रैंडपा अब जा रहा है। अब से आगे का रास्ता तुम्हें अकेला चलना होगा। ये बात हमेशा याद रखना। पत्थर कभी दोषी नहीं होता। तलवार हमेशा जेड की वजह से निकलती है। मैं याद रखूंगा।
रहूंगा। मैं आंसू रोककर सिर हिलाते हुए धीरे से कहता हूँ। फिर वो अपनी बची हुई सारी ताकत जोड़कर मेरी तरफ देखते हैं, एक लंबी आखिरी नजर और एक बात। वो कहते हैं, अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो आसमान और जमीन दोनों तुम्हें दबा देंगे। हर शब्द बोलने में उनकी पूरी ताकत लग रही थी। वो अपनी बची हुई आखिरी सांस से हर लफ्ज बाहर निकालते हैं। जैसे ही आखिरी शब्द खत्म होता है, ऐसा लगता है जैसे उनके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और फिर वो दोबारा कभी नहीं हिलते। ग्रैंडपा, मैं उनके बिस्तर के पास गिर पड़ता हूँ और सुबह होने तक रोता रहता हूँ। अगले दिन सुबह अंधेरा टूटने से पहले मैं ग्रैंडपा की नई बनी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर 3 बार झुकता हूँ। फिर अपना सारा सामान कंधे पर उठाता हूँ और घर छोड़ देता हूँ। मुझे कल्टीवेटर बनना ही होगा, ये ग्रैंडपा की आखिरी ख्वाहिश थी। आज सेक्ट के डिसाइपल्स एक्सेप्ट करने का आखिरी दिन था। मैं जल्दी निकला था, लेकिन मेयर का कोर्टयार्ड पहले ही लोगों से भरा हुआ था। भीड़ में रैन मुझे देख लेती है। उसके कंधे पर भी एक पैक था। उसके दोनों पेरेंट्स उसके दोनों तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। साफ था कि वो पहले ही पास हो चुकी थी। मैं उसके पास जाता हूँ। तुम्हें किस टाइप का स्पिरिट रूट मिला? वो गर्व से मुस्कुराती है। सिंगल एलिमेंट सुपीरियर रूट। इमॉर्टल ने कहा कि मैं सीधा सेक्ट में कोर डिसाइपल के रूप में जा सकती हूँ। कांग्रेचुलेशंस, मैं दिल से कहता हूँ। उसी वक्त मेयर के गेट खुल जाते हैं। वहाँ कल वाला वही इमॉर्टल खड़ा था जिसने मुझे टेस्ट करने का ऑफर दिया था, मास्टर जैन। वो मुझे देखकर थोड़ा हैरान होता है। तुम आ गए? जी, मैं थोड़ा शर्मा कर कहता हूँ। अब मेरे ग्रैंडपा को मेरी देखभाल की जरूरत नहीं रही, इसलिए मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेता हूँ। वो कोई सवाल नहीं पूछता, बस साइड होते हुए कहता है, अंदर आओ। मैं हॉल के अंदर एक आदमी टेबल के पीछे बैठा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो मास्टर जैन के सीनियर थे, मास्टर डस्ट। मैं संभल कर उनके सामने बैठ जाता हूँ। अपना हाथ टेबल पर रखो, आंखों पर पट्टी बंधे आदमी ने कहा, जैसे वो मुझे बैठने से पहले ही महसूस कर चुके थे। उनकी आवाज बिल्कुल सीधी और शांत थी। मैं अपना हाथ टेबल पर रख देता हूँ। वो अपनी 2 उंगलियां मेरी कलाई पर रखते हैं और एक ठंडी सी एनर्जी सीधा मेरी मेरिडियंस में दौड़ जाती है। बाहर रेन के पेरेंट्स उसे आगे धक्का देते हुए कहते हैं, रेन जाकर देखो जेन के पास स्पिरिट रूट है या नहीं। वो बस दरवाजे के अंदर कदम ही रखती है कि मास्टर डस्ट अपना हाथ हटाकर बोलते हैं, मुबारक हो, तुम्हारे पास स्पिरिट रूट है, तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। मेरे सीने पर जो बोझ था वो आखिर उतर गया। ग्रैंडपा ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद जो सुना वो ऐसा था जैसे किसी ने मेरे सर पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया हो। लेकिन मुझे अफसोस है कहना पड़ रहा है, तुम्हारा स्पिरिट रूट 5 एलिमेंट जंक रूट है। ये सबसे बेकार क्वालिटी होती है। ज्यादा से ज्यादा तुम ची कल्टीवेशन की स्टेज 1 तक पहुंच पाओगे, उसके बाद कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे चेहरे से सारा खून उतर गया। मेरी टैलेंट इतनी बुरी है? मैंने धीरे से पूछा। बुरी नहीं, उन्होंने मुझे ठीक करते हुए कहा, सबसे बुरी। तुम सिर्फ सर्व एंड डिसाइपल बनने के लायक हो। सेक्ट में 50 साल तक सर्विस करनी होगी, उसके बाद ही तुम आजाद होकर जा सकते हो। क्या तुम तैयार हो? जब तक मैं